नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हम इनसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग का डिस्कशन कर रहे थे। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या फिर इनसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यदि कोई समस्या हमारे सामने प्रस्तुत हुई अतीत में और उसका समाधान हमने खोज निकाला, तो ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई नई समस्या हमारे सामने अब प्रस्तुत हो गई है तो हम अतीत का जो अनुभव था उसके आधार पर इस समय की परिस्थिति या समस्या से जूझकर उसका सामना कर सके। और एक बात ये समझिए कि अंतर्दृष्टि यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग तब ज़्यादा सुगमता से हमारे साथ हमारा हेल्प कर सकती है जब उस समस्या से निपटने के लिए जो भी ज़रूरी अंग होते हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएं। कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी सुल्तान के साथ, उसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट था जहां उसको एक केज में बंद कर दिया गया था, तो चिंपैंजी सुल्तान के सामने एक छड़ी रख दी थी और उस छड़ी की दिशा यानी डायरेक्शन केले की तरफ था। चिंपैंजी को जब वो ज़रूरी अंग यानी वो ज़रूरी वस्तु जिसे हम छड़ी कहते हैं वो मिली और जब उसने देखा कि उसका डायरेक्शन केले की तरफ है, तब उसको क्लिक किया। यह अंतर्दृष्टि है, सूझबूझ उसकी काम की कि क्यों ना इस छड़ी का ही प्रयोग किया जाए उस केले को पाने के लिए या उन केलों को पाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो समस्या है हमारी और उससे जो संबंधित जो भी दशा है उस पर निर्भर करेगा कि हमारा उस समस्या के समाधान के लिए सुगमता का पैमाना क्या होगा। जितने भी ज़रूरी अंग हैं यदि हमें वो मिल जाते हैं टटोलने ढूंढने पर, तो हो सकता है कि हम उस समस्या का समाधान जल्दी पा लें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दृष्टि से देखा जाए तो अंतर्दृष्टि के लिए जो सुगमता है वो इस पर निर्भर करेगी कि उसके जितने भी अंग हैं यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें अगर सुगमता से मिल जाती हैं तो हमारा इंसाइट जल्दी काम करता है। ये ठीक उस तरीके से है कि जैसे आपके घर में कोई चीज़ बहुत ऊपर है और आप उसको निकालना चाहते हैं, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, सीढ़ी पर चढ़कर भी आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, या कोई चीज़ नीचे गिर गई है, ख़ास तौर से बेड के पीछे गिर जाती है अगर, तो आपको लगता है आपका हाथ तो पहुंच नहीं पा रहा, तो उस समय आप हर उस चीज़ को देखते हैं जो उस चीज़ को निकालने की कोशिश करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ज़रूरी अंग है, ये सारी वस्तुएं ज़रूरी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। तो ये आपकी अंतर्दृष्टि तो काम कर रही है, लेकिन अगर अंतर्दृष्टि काम कर भी जाए और आप सोचें कि काश एक छड़ी होती और वो छड़ी ना हो, तो सुगमता नहीं होगी, यानी समस्या का समाधान आप पाएंगे तो हो सकता है कुछ और ढूंढे लेकिन उसमें कठिनाई होगी। ठीक है ना। चलिए दूसरा, अच्छा, एक बार अगर आपने अंतर्दृष्टि से किसी समस्या का समाधान कर लिया तो उस समस्या के समाधान करने के बाद यदि वैसी ही सिचुएशन में आप दोबारा आ जाते हैं तो जो पुराना आपने सल्यूशन निकाला था वो सल्यूशन का आप दोबारा से रिपीटिशन कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए, पहले सेंटेंस में हमने कहा था कि एक ए समस्या है और एक बी समस्या है। ए समस्या बिल्कुल अलग थी, इसका मतलब इसको सुलझाने का अनुभव भी अलग था। बी नाम की समस्या बिल्कुल अलग है, तो इसका अनुभव इसके अनुभव के साथ काम नहीं कर सकता। मसलन कोई चीज़ अगर बहती नदी में गिर गई है तो क्या आप उसको छड़ी से निकाल सकते हैं? लेकिन अगर आपके बेड के आसपास या बेड के पीछे बिल्कुल जगह नहीं है, दीवार से सटा हुआ बेड रखा हुआ है, दीवार और बेड के बीच में अगर कोई चीज़ गिर गई है और बेड बहुत भारी है, आप उसको अपनी जगह से डिगा हिला नहीं सकते, तो आप छड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन छड़ी का प्रयोग आपने तब किया जब आप धरातल पर थे, ज़मीन पे, धरती पर थे। ठीक है ना। यही प्रयोग आप नदी में तो नहीं कर सकते किसी भी गिरी हुई चीज़ के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक समस्या जो बिल्कुल विपरीत है दूसरी समस्या के, उनके समाधान का तरीका हो सकता है कि एक ना भी हो। ज़रूरी नहीं है कि अतीत में आपने जो सीखा वो भविष्य में या आज के टाइम पर प्रेजेंट में एप्लीकेबल हो पाए। लेकिन अगर समस्या एक ही है, पहले भी कुछ पीछे बेड के पीछे गिर गया, बेड दीवार से सटा हुआ रखा था, आपने एक छड़ी ली और उस सामान को निकाल लिया, अगली बार अगर फिर से कुछ सामान गिरेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? छड़ी की खोज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पुनरावर्तन, रिपीटिशन।
इसका मतलब अगर एक समस्या दोबारा से आपके सामने आती है तो पुरानी समस्या जो बिल्कुल इस समस्या के जैसी थी, उस समस्या को जैसे आपने सुलझाया था वैसे ही आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इस नई समस्या को सुलझाएं। सुल्तान ने पहली बार जब केलों को पा लिया छड़ी से, तो दूसरी बार भी उसने छड़ी से उन केलों को पाने की कोशिश की थी, लेकिन छड़ी छोटी थी। तब उसने दूसरी छड़ी को उस पहली छड़ी के साथ मिलाकर उसको लंबा करके और फिर केलों को पाया। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि पहली बार उसने छड़ी का प्रयोग किया, इसलिए दूसरी बार भी वो पहले से ही केले की दूरी देखकर छड़ी को ढूंढेगा। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए। एक बार समस्या का हल अंतर्दृष्टि के माध्यम से अगर निकल जाता है तो उसका पुनरावर्तन किया जा सकता है। प्रयत्न भूल द्वारा सीखने में समस्या का हल धीरे धीरे होता है। यानी वही थॉर्नडाइक वाली चीज़ की आप ट्रायल और एरर कीजिए, प्रयत्न कीजिए, भूल कीजिए, फिर प्रयत्न कीजिए, फिर कुछ एरर हो जाएगा। तो ये जो सीखने का आपका तरीका है ना, ये बहुत ही धीमा होता है। आप कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, कोशिश करते हैं, फेल होते हैं। जबकि इनसाइट में अचानक से आपको कुछ आइडिया क्लिक करता है और उस आइडिया पर जब आप लागू करते हैं, उस आइडिया को जब आप लागू करते हैं तो समस्या का समाधान आपको जल्दी मिल जाता है, बहुत इजीली आपको मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास एक सज्जन है जिनका नाम है अर्नेस्ट हिलगार्ड। अर्नेस्ट हिलगार्ड ने एक किताब लिखी थी। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। आप इस नाम के साथ, पहली बात तो आप इसको सिर्फ हिलगार्ड नाम से शायद पढ़ेंगे अपनी किताबों में, या फिर आप एटकिंसन, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो एटकिंसन एंड हिलगार्ड नाम से पढ़ेंगे। तो अगर आप एटकिंसन नाम पढ़ते हैं हिलगार्ड के साथ तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अर्नेस्ट हिलगार्ड ने एक किताब लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, इस किताब के शुरुआती ओरिजिनल ऑथर यही थे और उसके बाद जब एडिशंस बढ़ते गए तो रिचर्ड एटकिंसन और रीटा एटकिंसन ने भागीदारी की, और उसके बाद जब फर्दर एडिशंस आए तो कुछ और साइकोलॉजिस्ट ने भी उस किताब में अपने फर्दर एडिशंस में भागीदारी दी थी। लेकिन अगर आप किताब में सिर्फ अर्नेस्ट हिलगार्ड भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको ज़्यादातर किताबों में हिलगार्ड के नाम से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। हिलगार्ड ने किताब लिखी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, आप देखिए हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं उनमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर समस्या आ गई है, किसी सिचुएशन में वो फंस गए हैं, तो वो जी तोड़ मेहनत करेंगे या जी तोड़ अपना दिमाग लगाएंगे, सारे टिकड़म जैसे हम कहते हैं ना, लगा देना, सारे ट्रिक्स लगा देना, सब कुछ लगा देंगे उस समस्या का समाधान करने में या उस सिचुएशन से निकलने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और कुछ लोग बिल्कुल ही इजी लेंगे या दोष देने लगेंगे सिचुएशन को कि अब क्या ही हो सकता है, कैसे ही होगा, कोई मदद ही आएगी। तो कैटेगरी बदल गई ना लोगों की। इन्होंने कहा एक अच्छा सीखने वाला, यानी वो व्यक्ति जो सच में सीखने में रुचि रखता है, क्यूरियस है, एक अच्छा सीखने वाला व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करता है। वही बात हो गई कि जो भी आपने सीखा है एक लंबे समय से, अपने अनुभवों से, अपनी इन सभी समस्याओं का सामना करने से, अगर वो व्यक्ति अपने अनुभवों का प्रयोग करता है और अपने को उन स्थितियों में ढाल लेता है, इसके साथ साथ वो उन समस्याओं का समाधान भी कर लेता है, तो उसमें समस्या का समाधान करने की डेफिनेटली एक क्षमता ज़्यादा हो ही जाती है। ठीक है, जिसका उसने कभी सामना नहीं किया हो। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए ही एप्ट होता है, आपने अपने घर परिवार में देखा होगा, कोई समस्या आ गई तो आप एक व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं और कहते हैं बड़ी जटिल समस्या है, इसका समाधान दीजिए, है ना। तो क्योंकि उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी, ये एक्सपीरियंस एज के साथ भी बढ़ते हैं और आपके माइंड के शार्पनेस, अलर्टनेस के साथ भी आपकी समस्या का समाधान इनसाइट थ्योरी से कैसे आप उसको कॉम्बैट करेंगे, डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। तो वो व्यक्ति जो समस्याओं का समाधान करता है या बहुत सारे पजल्स को बार बार सॉल्व करता है, पहेलियों को सॉल्व करता है, उसके पास इतना ज्ञान हो जाता है कि फिर अगर कोई नवीन सिचुएशन उसके पास आ जाती है तो अपनी उस नवीन परिस्थिति में भी अपनी समस्याओं का समाधान वो कर ही लेता है, उन नवीन परिस्थितियों का भी जिसका सामना उसने आज पहली बार किया होगा। अपने अनुभवों के आधार पर वो उसको सॉल्व कर लेता है। ठीक है ना।
अच्छा, अंतर्दृष्टि में प्रोत्साहन प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यवहार को मिलता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका है तो अंतर्दृष्टि में वो प्रोत्साहन का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप एक ज़ीलफुल व्यक्ति हैं जो ये मान के चलते हैं कि किसी भी सिचुएशन में मुझे रख दीजिए, किसी भी परिस्थिति का मैं सामना कर सकता हूँ, उससे निकल ही आऊँगा, अगर ये एटीट्यूड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा तो मिलता ही है। ठीक है। अच्छा, ये जो फ़ायदा है ना इनसाइट थ्योरी का, ये फ़ायदा हिलगर्ड ने अपनी किताब में भी लिखा है कि अगर आप बच्चे को बोलो कि मैकेनिकल तरीके से इसको बस समझ लीजिए, रट्टाफिकेशन कर लीजिए, तो जो बालक रट्टाफिकेशन करके या फिर मैकेनिकल तरीके से चीज़ों को अपने अंदर डालकर किसी भी सिचुएशन को फेस करेगा, वो बच्चा सिचुएशन से निकल नहीं पाएगा, समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, या कर पाएगा तो सुगमता के साथ नहीं कर पाएगा, कठिनाई के साथ कर पाएगा, या जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एप्ट नहीं होगा। जबकि अगर इनसाइट लर्निंग का, अपनी अंतर्दृष्टि का, इस सिद्धांत का अगर वो प्रयोग करता है, हर बार एक समस्या के लिए एक सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आ जाता है, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से समस्या का समाधान कर लेता है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ये जो अंतर्दृष्टि द्वारा प्रत्यक्षीकरण में मदद मिलती है, आपके सामने ही है ना, एकदम बिल्कुल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश रूपांतरण, तो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, किसी सिचुएशन में आप हैं, कोई समस्या आपने झेली, आपके सामने है, आप वस्तुओं को ढूंढेंगे उस सिचुएशन से निकलने के लिए, कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, अंतर्दृष्टि में। चलिए, पशुओं की अपेक्षा अब डेफिनेटली हमारे सुल्तान भैया ने हमें ये सिखा तो दिया कि किस तरीके से उन्होंने समस्या का समाधान किया, कैसे उन्होंने भूख में केले जो दूर रखे थे उनको पाकर अपनी भूख मिटाई, लेकिन चिंपैंजी तो पशु ही है ना, जबकि हम मानव है, और हमारा जो मानसिक स्तर है, हमारा बौद्धिक स्तर उच्च स्तर है, बौद्धिक उच्च स्तर हमारा अच्छा है, बढ़िया है, ऊंचा है, यानी हमारा हाई इंटेलेक्ट पावर है। हमारा हाई इंटेलेक्ट होने की वजह से अगर एक चिंपैंजी एक सिचुएशन में समस्या का समाधान निकाल लेता है, तो डेफिनेटली इनसाइट लर्निंग से, इनसाइट थ्योरी से, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के हिसाब से हम अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बहुत सुगमता से निकाल सकते हैं। तो ये है हमारी विशेषताएं अंतर्दृष्टि सिद्धांत की। अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कितने प्रकार, कितने स्टेप्स में उसको विभाजित किया गया है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सब कुल मिलाकर एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपने शब्दों को इस तरीके से चयनित करना है कि आप वो लिखें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जब हम लेक्चर लेते हैं तो आपको समझाने के लिए काफ़ी कंटेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक सेंटेंस को भी समझाना है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपको सेंटेंसेस को समझाना नहीं होता, आपको सिर्फ मुख्य मुख्य बिंदु लिख देने होते हैं, ताकि आप अपना एग्जामिनेशन टाइम से करें। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन लंबा है, ज़्यादा वेटेज है, तो इसी में आपने सारा समय ज़ाया कर दिया। ठीक है ना। एमए प्रीवियस का ये सिलेबस है, एमए एजुकेशन में। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी, अर्नेस्ट हिलगार्ड के नाम से अगर आपको ना मिले, सिर्फ हिलगार्ड मिले या फिर एटकिंसन हिलगार्ड मिले, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए, किताब का नाम वही रहेगा, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है ना। और कोलर का नाम आप मत भूलिएगा, कोफ्का का नाम मत भूलिएगा, और मैक्स वाइहाइमर, ठीक है ना, उनका नाम भी मत भूलिएगा। ठीक है ना। वाइहाइमर का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगहों पर, जर्मन थे तो अंग्रेज़ी और जर्मन का प्रोनाउंसिएशन अलग है। मुझे लगता है मेरा प्रोनाउंसिएशन भी गलत हुआ है मैक्स वाइहाइमर का, आप देख लीजिएगा उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, स्पेलिंग ठीक लिखेंगे तो नंबर भी ठीक ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये थी हमारी कोहलर थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग, ठीक है, या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत। पर्टिकुलरली कोहलर ने दिया था, बाकी इनके साथी थे जिन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स और इन थ्योरी को फर्दर पढ़ के अपना स्टेटमेंट दिए। अल्टीमेटली ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। तो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी तरीके का तो पूछ लीजिएगा, और एजुकेशन सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री, अपना रिश्ता अच्छा बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।